मतलब आज दो पैरेलल वायर के बीच लगने वाली फोर्स, एज फॉर एग्जांपल ये एक वायर रहेगा, सेकेंड वायर, ये दोनों वायर इनफिनिट लेंथ वाले वायर है। सपोज फर्स्ट से पास होने वाली करंट I1 या सेकेंड से पास होने वाली करंट I2, ये दोनों के बीच में लगने वाली फोर्स, सपोज इसको A लिखेंगे, ये B, तो IA करंट होगा और यहाँ कौन सा करंट होगा, IB। सपोज करंट की डायरेक्शन इस तरह की है, ओके, तो दोनों के बीच में लगने वाली फोर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? सबसे पहले तो बताया कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू A, ओके, दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी दी होगी कि दो वायर के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो D जितनी है। So two wire A and B parallel to each other, length infinite, first की करंट IA, second की करंट IB, the perpendicular distance between two wires is small d, ओके। सबसे पहले इससे जब करंट पास होगा तो सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू A at B, so BA is equal to, ओके, इनफिनिट लेंथ वायर की मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मूला, इनफिनिट लेंथ वाले वायर की मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मूला अभी 2 दिन में बैठ के सभी फार्मूला की लिस्ट बनाओ। इनफाइनाइट लेंथ की जो वायर है म्यू 0 IA अपॉन 2 पाई r की क्या रखेंगे 2 पाई d। इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम A इज IA, परपेंडिकुलर डिस्टेंस d, सो BA मैग्नेटिक फील्ड ऑफ A इज म्यू 0 IA 2 पाई d, ओके। अब फोर्स की फॉर्मूला कैलकुलेट करनी है, so F is equal to IL क्रॉस B, ये फॉर्मूला पहले भी लिखी थी, मैग्नेटिक फील्ड से लगने वाली फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, सो F इक्वल टू IL क्रॉस B, ओके। अब चेक करो कि इस तरह से करंट पास हो रहा है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ मिलेगी, इनसाइड, ऐसे पकड़ेंगे तो कहाँ होगी, इनसाइड, ओके, और IL इस डायरेक्शन में, तो ये फॉर्मूला फिर से लिख रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड सॉरी फोर्स ऑन B इज इक्वल टू IBL क्रॉस BA, फील्ड किसकी, A की, फोर्स कहाँ लगेगा, B के ऊपर, सो करंट कैरिंग सॉरी करंट एलिमेंट किसका होगा, B का, और मैग्नेटिक फील्ड A के लिए, तो IBL क्या लिखेंगे, BA। अब IB की डायरेक्शन इस तरह से है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी, इनसाइड, ओके। तो ये दोनों के बीच एंगल जो बनेगी IBL, चलो BA क्या होगा, म्यू 0 IA अपन 2 पाई d, साइन क्या लिखेंगे 90, क्यों 90, ये IB की डायरेक्शन है, IBL की डायरेक्शन इस तरह से है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड मिलेगी, मतलब दोनों परपेंडिकुलर होंगे ऐसे, इससे साइन क्या लिखेंगे 90, तो फोर्स ऑन वायर B ड्यू टू A इज म्यू 0 IA IBL अपॉन 2 पाई d, ओके। जैसे कैलकुलेशन मैंने B के लगने वाली फोर्स के लिए की, सिमिलर हम A वायर पे लगने वाली फोर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। A वायर पे लगने वाली फोर्स कैलकुलेट करनी है तो मैग्नेटिक फील्ड किसकी होगी, B की, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू B, ओके, फॉर्मूला क्या होगी, म्यू 0 IB अपॉन 2 पाई d, यहाँ से करंट कितना पास होगा, IB जितना, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ कैलकुलेट करनी है, एट ए डिस्टेंस D, ओके। द फोर्स ऑन वायर A so now F is equal to मैग्नेट लिख रहा हूं IAL म्यू 0 IB 2 पाई d साइन 90, कैसे, इस वायर कैसे पकड़ेंगे, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर मिलेगी और ये इस डायरेक्शन में जाएगा, दोनों के बीच की एंगल ऐसे 90 बनती है, साइन 90, सो नाउ फोर्स ऑन A इज इक्वल टू म्यू 0 IA IB L अपॉन
2 पाई डी। क्लियर? अब ये दोनों की कंपैरिजन एक चीज तो पता चलेगी कि एफ ए की मैग्नीट्यूड और एफ बी की मैग्नीट्यूड इक्वल है, लेकिन एफ ए और एफ बी इक्वल और अपोजिट होंगे। इक्वल और क्या होंगे? अपोजिट। मतलब दो इन्फिनिट लेंथ वाले पैरेलल वायर है, दोनों में सेम डायरेक्शन के अंदर करंट पास करेंगे तो दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। दोनों के बीच कौन सी फोर्स लगेगी? अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी। क्लियर? तो उस फोर्स के फॉर्मूला क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे F इज इक्वल टू म्यू 0 I1 I2 L अपॉन 2 पाई R। R मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू वायर। I1 फर्स्ट से पास होने वाली इलेक्ट्रिक करंट, I2 सेकंड से पास होने करंट। ओके, नाउ फोर्स ऑन यूनिट लेंथ ऑफ वायर, सो म्यू 0 I1 I2 अपॉन 2 पाई R भी लिख सकते हैं। यूनिट लेंथ ये सबसे ज्यादा पूछा है, जब भी पूछेंगे तो यूनिट लेंथ के लिए पूछेंगे तो डिवाइड बाय एल करना पड़ेगा। क्लियर? इससे इन लोगों ने एक चीज बताई कि सपोज यूनिट लेंथ मतलब एल इक्वल टू 1 मीटर, सपोज परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर इक्वल टू 1 मीटर, ओके, एंड I1 I2 इज इक्वल टू 1 एम्पियर। ये भी 1, ये भी 1, ये 1, ये 1। म्यू 0 की वैल्यू क्या होगी? 4 पाई 10⁻⁻7 अपन क्या मिलेगा? 2 पाई। सो आंसर 2 into 10⁻⁻7 न्यूटन। दो पैरेलल वायर के अंदर सपोज परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 मीटर है और फोर्स ड्यू टू फोर्स ऑन यूनिट लेंथ, फोर्स ऑन यूनिट लेंथ, ओके, इज 2 into 10⁻⁻7। दो पैरेलल वायर के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर एंड फोर्स ऑन यूनिट लेंथ इज 2 into 10⁻⁻7 न्यूटन। तो दोनों से पास होने वाली करंट 1 एम्पियर होगी। सर आर के बदले डी नहीं आएगा? क्या? आर के बदले डी नहीं आएगा फोर्स की फॉर्मूला में? आर के बदले डी। तो मैंने क्या बताया? आर डिस्टेंस है, डी तो इसमें डिस्टेंस लिखा है कॉमन फॉर्मली। इस डायग्राम के लिए मैंने डी लिखा, डी डिस्टेंस है, आर डिस्टेंस, एक्स लिखो, वाई लिखो। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, इसलिए मैंने आर लिख के दिया। ये मेजॉरिटी न्यूमेरिकल के अंदर वो आर लिख के देगा, इस थियरी में डी लिख के दिया है। इससे बताएंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पहले इससे तो मैंने लिखा सपोज परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 मीटर, यूनिट लेंथ पे लगने वाली फोर्स मतलब L इक्वल टू 1, ओके। सो यूनिट लेंथ पे लगने वाली फोर्स सपोज 2 into 10⁻⁻7 है, इसके लिए R इक्वल टू 1 मीटर के लिए, तो दोनों से पास होने वाली करंट I1 I2 इक्वल टू 1 एम्पियर होगी। ओके, ऐसे तो हमने इलेक्ट्रिक करंट के लिए I इज इक्वल टू Q/T लिखते हैं, 1 कूलम चार्ज इन 1 सेकंड इज कॉल्ड 1 एम्पियर करंट। ये कॉमन फॉर्मूला है, लेकिन ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन वो ऐसा यूनिट में है, ऐसा यूनिट में जो 7 यूनिट दिए थे, एम्पियर की डेफिनेशन इस टाइप की है कि यूनिट लेंथ पे लगने वाली फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 होगा और यूनिट लेंथ पे लगने वाली फोर्स सपोज 2 into 10⁻⁻7, तो दोनों वायर से पास वाले करंट I1 I2 इक्वल टू 1 एम्पियर। एक चीज और भी है कि सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन, ओके, तो दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगा, लेकिन सपोज किसी एक की करंट की डायरेक्शन चेंज कर दो, किसी एक के लिए करंट की डायरेक्शन चेंज करेंगे तो दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा। अब देखो ये तो जो टेक्स्ट में दिया था उस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ओके। उन लोगों ने दो क्वेश्चन दिए 31 एंड 32, 31 एंड 32, यही इंफॉर्मेशन लिख के दी है, लेकिन मैं आपको इसलिए मतलब थियरी को डिफरेंट मेथड से एक्सप्लेन करके जो पता चलेगा कि अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव। तो उन लोगों ने बताया कि अट्रैक्टिव फोर्स थी, सेम डायरेक्शन है इसलिए, वरना रिपल्सिव होगी। अब सपोज मान लो कि एक्स एक्सिस है और एक बार हमने एक्स एक्सिस पे कंसीडर कर लिया, फर्स्ट वाला जो वायर है वो हमने एक्स पे कंसीडर किया और ये परपेंडिकुलर मतलब वाई, और एक वायर मैंने यहां रख दिया। अब दोनों इनफाइनाइट लेंथ वाले वायर, इसको ए बताऊंगा, इसको क्या बताएंगे बी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या लिखेगा? डी, ओके, ये डिस्टेंस क्या होगा? डी। अब देखिए वायर से जब पास वाली करंट आई है, यहां से पास वाली करंट क्या होगी? आई बी। फर्स्ट से कितना करंट पास होगा? आई ए। सेकंड से कितना करंट पास होगा? आई बी, ओके। तो पहले जब आई ए करंट पास होगा तो डी डिस्टेंस में मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? सपोज हम इस तरह से रखेंगे,
तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी, आउटसाइड। आउटसाइड मतलब डॉट या क्रॉस, डॉट। डॉट। ओके, तो यही फॉर्मूला बी ए इज इक्वल टू बी जीरो आई ए अपन 2 पाई डी इनटू क्या लिखेंगे, के कैरेट। क्यों के कैरेट, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, परपेंडिकुलर कौन सा मिलेगा, जेड। मतलब मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस पे होगी। जब यहाँ से आई ए जितना करंट पास करेंगे, आई ए जितना करंट पास करेंगे, ओके, तो बी वाई पे मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड होगी। आउटसाइड मतलब पॉजिटिव जेड। सो बी ए इज इक्वल टू म्यू जीरो आई ए 2 पाई डी इनटू के करंट। ओके, अब ये वाली फॉर्मूला यूज करेंगे, एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। अब देखो आई एल मतलब स्मॉल एलिमेंट ऑफ बी। ओके, आप स्मॉल एलिमेंट ऐसा कंसीडर करेंगे तो डायरेक्शन कौन सी होगी, एक्स वाली। तो करंट आई बी एल इंटू एक्स मतलब आई कैरेट, ये एलिमेंट यहाँ मिलता है कौन सी डायरेक्शन में, एक्स के डायरेक्शन। क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू जीरो आई ए 2 पाई डी इंटू के कैरेट। तो फोर्स की फॉर्मूला म्यू जीरो आई ए आई बी एल अपॉन 2 बाई डी, ये तो फॉर्मूला होगी, मतलब मैग्नेट होगी। लेकिन ये डायरेक्शन देगा आई क्रॉस के। ओके, आई क्रॉस के मतलब हमने क्या कैलकुलेट किया, बी वायर पे लगने वाली फोर्स। तो ये बी वायर पे लगने वाली फोर्स आई क्रॉस के से मिलेगी ना, एफ बी म्यू जीरो आई ए आई बी एल 2 पाई डी। ओके, मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, आई क्रॉस के मतलब जे कैरेट माइनस जे। माइनस जे, माइनस जे कैरेट। माइनस जे। इसका मतलब जब यहाँ से करंट पास करेंगे, यहाँ से भी इस डायरेक्शन में करंट पास करेंगे, तो ए वायर से बी वायर पे लगने वाली फोर्स माइनस जे। माइनस जे मतलब डाउनवर्ड, डाउनवर्ड का मतलब क्या हुआ, ये अट्रैक्टिव फोर्स हुआ। ये कौन सा फोर्स हुआ, अट्रैक्टिव। इस तरह से उन लोगों ने एक्सप्लेन नहीं किया, उन लोगों ने डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन मैंने इसलिए आपको बताया कि पता चला कि दोनों वायर में सेम डायरेक्शन में करंट होता है, तो दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। अब सपोज मान लो किसी एक की करंट की डायरेक्शन हमने चेंज कर दी, सपोज इसकी करंट की डायरेक्शन चेंज करेंगे, आई ए इस डायरेक्शन में, आई ए इस डायरेक्शन में होगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा। देखो अब इस तरह से थंब रखना पड़ेगा, अब इस तरह से थंब रखेंगे मतलब यहाँ से इनसाइड हो जाएगा। डॉट की जगह क्या मिलेगा, यहाँ क्रॉस, क्रॉस होगा तो क्या लिखेंगे, माइनस के। ये भी क्या होगा, माइनस के, और ये माइनस के होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस जे। इसका मतलब एक के लिए इधर, सेकंड के लिए इस डायरेक्शन में करंट, तो इसके ऊपर लगने वाली फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है, प्लस जे अपवर्ड, तो मतलब दोनों के बीच में कौन सा फोर्स हुआ, रिपल्सिव फोर्स। तो सेम डायरेक्शन में जब करंट पास होगा तो अट्रैक्टिव फोर्स, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट पास करेंगे तो रिपल्सिव फोर्स। ये एम्पियर की ऑब्जर्वेशन है, और ऐसा यूनिट वेज टाइप की डेफिनेशन एम्पियर में लिख के दी थी। और ये क्वेश्चन जो है वो 31 और 32, 31 और 32 लोगों ने एक्सप्लेन करके दिया है। पहले फोर्स वाला दिया, उसके बाद जो 32 में लिखा है, डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ between two infinite long straight parallel current carrying wire, as the definition 1 ampere। ऐसा यूनिट में जो 1 एम्पियर है वो हमको कंप्लीट करके देना है। क्लियर, तो सबसे पहले ही कंप्लीट करो। इससे दोनों क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। क्लियर, सर की फर्स्ट वाला कंप्लीट किया, सेकंड चलेगा, दोनों क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस इसमें ज्यादा है। जल्दी इसको स्कैन करो।
आज जो भी क्वेश्चन कंप्लीट करे सबको अच्छे से सब प्रिपेयर करना पड़ेगा। ये सभी क्वेश्चन जो कंप्लीट करेंगे सभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, पहले क्या कंप्लीट किया कि दो पैरेलल वायर इनफाइनाइट लेंथ सेम डायरेक्शन में करंट पास होगा मतलब अट्रैक्टिव फोर्स होगा। लेकिन उसी दो वायर के बीच किसी एक की डायरेक्शन चेंज कर दो तो रिपल्सिव फोर्स होगा। ओके, अब उन लोगों ने बताया कि सपोज करंट कैरिंग लूप आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उन लोगों ने लिखा है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर अ टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब सपोज मान लो कि ऐसी रेक्टेंगुलर लूप है, ये दोनों साइड नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, मतलब नॉर्थ एंड साउथ। लोग कहते ये जो लेंथ, हम जिसको लेंथ बताते हैं उसको लोग बी लिख के देते हैं। ये जो टोटल डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ये बी जितना है और इस डिस्टेंस को ए लिख के दिया है। ये डिस्टेंस कितना होगा ए। अब सपोज एक कॉइल जब रोटेट होगी, क्योंकि यहाँ वो ब्रश होगा ऐसे सर्कुलर और यहाँ से बैटरी कनेक्ट कर दे, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे बैटरी कनेक्ट कर दी जाती है। दिस पॉइंट इज ए, बी, सी एंड डी। ओके, और इस एक्सिस के हिसाब से ये रेक्टेंगुलर कॉइल ऐसा रोटेट होगी। दो मैग्नेटिक पोल के बीच में, दो मैग्नेटिक पोल के बीच में ये कॉइल रोटेट होगी और रोटेशनल मोशन के हिसाब से ये एक्सिस बताइए, एक्सिस के हिसाब से रोटेशन करेगा। ओके, अब इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन बताओ तो आई, यहां से भी क्या मिलेगा इलेक्ट्रिक करंट आई। ओके, अभी करंट यहां से एंटर हुआ मतलब इस तरह से करंट जाएगा और यहां से वापस आएगा। क्लियर? तो इस तरह से करंट मिलेगा। तो ये डायग्राम दिए एन और एस, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब चेक करो, नॉर्थ पोल साउथ पोल आपने ड्रॉ किया, इसका मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हुई, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। क्लियर? इस तरह से रहेगा नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। इसके अंदर हमने ये वायर रखी, इसके अंदर हमने वायर रखे, तो इंडिविजुअल वायर पे लगने वाली फोर्स हमको कैलकुलेट करके देना पड़ेगा। सभी के ऊपर लगने वाली फोर्स कैलकुलेट करके देनी है। तो पहले तो बी की वैल्यू मिल गई, अब हम चेक करेंगे। चेक कर देखो, ये आई ए मतलब इस डायरेक्शन में करंट पास होगा, तो इस एलिमेंट को हम आई ए लिख सकते हैं। आई ए, आई मतलब करंट, ए मतलब डिस्टेंस, जैसे आई एल लिखते थे, सिमिलरली आई ए की डायरेक्शन बी की डायरेक्शन इक्वल है, मतलब दोनों की डायरेक्शन इक्वल होगी तो फोर्स की फॉर्मूला थी F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। तो आई एल क्रॉस बी मतलब आई एल बी साइन थीटा, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। क्यों? करंट की डायरेक्शन, सॉरी करंट एलिमेंट की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जब इक्वल होगी थीटा इक्वल टू 0, मतलब इसके लिए भी 0, इसके लिए भी 0, मतलब इस दोनों के ऊपर फोर्स नहीं लगेगा, ये दोनों के ऊपर फोर्स नहीं लगेगा। अब इसकी बात करेंगे, ये कहाँ मिलता है अपवर्ड, इसको क्या लिखेंगे आई बी अपवर्ड डायरेक्शन में और बी इस डायरेक्शन में है। ओके, अब फोर्स की फॉर्मूला के तो आई एल क्रॉस बी की ओर आपको स्क्रू रोटेट करना पड़ेगा।
अब चेक करो, ये आई बी और ये बी इस तरह से, स्क्रू इस तरह से रोटेट करेंगे, इस तरह स्क्रू रोटेट कहाँ जाएगा, इनवर्ड। ओके, तो यहाँ जो फोर्स लगेगा वो इनवर्ड लगेगा अंदर की ओर। लेकिन यहाँ चेक करो, ये आई बी इस डायरेक्शन में और भी इस तरह से, तो आई बी टू बी ऐसे रोटेट करेंगे। ओके, इस तरह की रोटेशन होगी तो मतलब ये फोर्स बाहर की ओर लगेगा, मतलब यहाँ जितना फोर्स लगता है इनवर्ड है, इसके ऊपर लगने वाली फोर्स इनसाइड है, इसके ऊपर लगने वाली फोर्स आउटसाइड है, दोनों पे लगने वाली फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड की है, ऑपोजिट डायरेक्शन की है, लेकिन कोलिनियर नहीं है। दो फोर्स होंगे इक्वल मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन बट नॉट अ कोलिनियर, क्या बताएंगे इसको? ऐसी डेफिनेशन थी, टू फोर्स आर इक्वल मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन बट नॉट अ कोलिनियर। हाँ, टॉर्क नहीं, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब, गुड मॉर्निंग, स्ट्रेट लाइन मतलब क्या? मैंने क्या पूछा? टू फोर्सेस आर इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन नॉट ए कोलिनियर, इट्स कॉल्ड कपल फोर्स। टॉर्क में बताया था, इट्स कॉल्ड कपल फोर्स, जिससे टॉर्क प्रोड्यूस होता है। कपल फोर्स। इक्वल मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन बट नॉट अ कोलिनियर, तो इससे टॉर्क प्रोड्यूस होगी। तो सबसे पहले आप चेक करो, क्वेश्चन के अंदर उसने बताया कि आई ए पे लगने वाली फोर्स, पूरी कैलकुलेशन की है, हम यहाँ लिखेंगे आई ए पे लगने वाली फोर्स। ओके, यहाँ ए लिख देता हूँ, आई ए बी, साइन क्या हो जाएगा 0, तो इसको क्या लिखेंगे 0, मतलब यहाँ लगने वाली फोर्स क्या हो गई 0 हो गई, जो ए वाले डायरेक्शन इसके लिए 0। अब इसको मैंने F1 लिखा, F1 0, F2 बताएंगे क्या लिखेंगे, आई बी इंटू बी, तो क्या होगा आई बी इंटू बी साइन 90, सो F2 इज इक्वल टू आई बी इंटू बी, ऐसा लिख सकते हैं। मतलब ये दोनों फोर्स जो है इक्वल मैग्नीट्यूड होगी और ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। ओके, तो इसका मतलब क्या है, या डायरेक्ट इसको आप F1 0 लिखेंगे तो भी चलेगा। ये F2 इसके लिए बताया, जितना सीडी पे लगने वाला फोर्स है एफ सी डी, उतना ही ए बी पे लगने वाला फोर्स है एफ ए बी, लेकिन दोनों इक्वल और ऑपोजिट होंगे। लेकिन हम ऐसा बता सकते हैं एफ सी डी की जो मैग्नीट्यूड है उतनी एफ ए बी की मैग्नीट्यूड है, जितनी फोर्स यहाँ लगती है उतनी फोर्स यहाँ लगती है, लेकिन ये इनसाइड है और ये आउटसाइड है, दोनों इक्वल और क्या होंगे, ऑपोजिट होंगे। जब दोनों फोर्स इक्वल और ऑपोजिट होंगे तो क्या करेंगे, दोनों की टॉर्क ऐड करेंगे, सो टॉर्क इज इक्वल टू टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2। ओके, हाँ ऐसा भी आप काम कर सकते हैं। ओके, दोनों की टॉर्क, ओके टॉर्क की फॉर्मूला बताओ, इजीएस्ट मेथड से कंप्लीट करते हैं। चलो टॉर्क की फॉर्मूला, Force, magnitude of any one force into perpendicular distance between them. ओके मैग्नीट्यूड वो तो बराबर ही, वो तो कपल फोर्स से मिलेगा ही, लेकिन सिंपल टॉर्क की फॉर्मूला लिखिए, टॉर्क इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। क्या लिखेंगे, टॉर्क इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। क्लियर? चलो सबसे पहले ये दोनों की फोर्स, ये फोर्स दोनों पे तो इक्वल लगती है, जिसकी हमने अभी मैग्नीट्यूड लिखी आई बी बी लिखेंगे। ओके, चलो यहाँ चेक करेंगे फोर्स कितना है, तो फोर्स लिखेंगे आई बी इंटू बी, जितना कहाँ लगेगा, तो मिड लाइन से a/2 जितना डिस्टेंस पे लगेगा। डिस्टेंस कितना होगा a/2। ओके, इस पे लगने वाली फोर्स कितनी, तो वो भी आई बी इंटू बी, डिस्टेंस कितना, तो a/2, तो इसका मतलब 2 इंटू आई बी बी a/2, तो 2 कैंसल, सो नाउ टॉर्क इज इक्वल टू आई ए बी इंटू बी। ए क्या दिया, सपोज ब्रेथ, बी क्या दिया लेंथ, सो टॉर्क इज इक्वल टू आई ए बी, ए मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल, ए इंटू बी एरिया ऑफ रेक्टेंगल कॉइल। तो उसने कहा कि आई इंटू ए जो लिख के दिया है, आई इंटू ए। ओके, एक चीज और भी लिख दो, चलो ए वेक्टर एरिया वेक्टर होगा, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होगी, तो इसका मतलब टॉर्क तो वेक्टर है ही, सो आई ए क्रॉस बी, टॉर्क इज इक्वल टू आई ए क्रॉस बी। लेकिन जो आई ए है, आई ए इसको एम लिखा जाता है या म्यू भी लिखा जाता है। एम मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट,
मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। यहाँ नीचे फॉर्मूला फिर से लिख रहा हूँ, यहाँ m इज इक्वल टू IA, इसको मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट थी, सिमिलरली मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। एक चीज और, रेक्टेंगुलर कॉइल के अंदर सिर्फ सिंगल टर्न था, रेक्टेंगुलर ही था। नंबर टर्न सपोज n होते तो यही फॉर्मूला NI हो जाती, NIA। क्लियर? तो ये नई फिजिकल क्वांटिटी आज हमने कंप्लीट की। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू NIA। सो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज n, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, नो यूनिट। इलेक्ट्रिक करंट मतलब एम्पियर, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, so unit is AM square for magnetic dipole moment. So now dimensional formula M0 L2 T0 A1, M0 L2 T0 A1। क्लियर? उसने तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से बनाए हैं। सबसे पहले तो ये पूरा लिख के दिया, बाद में थीटा जितना एंगल होगा, ये तो देखो इसमें कैसे बनता है कि सपोज आपने जो एक कॉइल ड्रॉ की है, ये जो बताओ, ये जो फोर्स है वो इनसाइड लगता है, ये जो फोर्स है वो आउटसाइड लगता है, ओके। और मिडल लाइन यहाँ से पास होती है, तो इस डिस्टेंस को a/2 लिखेंगे, ये भी a/2। ये यहाँ लगने वाली फोर्स, क्लियर? और ये यहाँ लगने वाली फोर्स जो इक्वल, जिसके लिए मैग्नीट्यूड IBB IB। ये डिस्टेंस कितना होगा, a/2 और a/2। इस तरह से हमने कंप्लीट किया। लेकिन लोगों ने बताया कि सपोज यहाँ एंगल भी बनेगा, सपोज ये इस तरह से किसी एंगल पे भी है तो भी फॉर्मूला यही बनेगी। लेकिन इसके लिए पूरा क्वेश्चन सेपरेटली लिख के दिया। 35 नंबर, 34 तो था ही, 35 नंबर भी फिर से उन्होंने वही कंप्लीट करके दिया। इसमें क्या बताइए, कॉइल ऐसे स्टेडी नहीं है, थोड़ी ऐसे मतलब थीटा जितने एंगल पे है, और थीटा जितना एंगल होगा मतलब ये एंगल थीटा दिया, और एंगल थीटा देने के बाद भी पूरी कैलकुलेशन की तो आंसर तो वही का वही रहेगा। क्यों बताओ, समझो। ये एंगल थीटा करके लिखेंगे आप, ओके। तो आपको तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट क्या करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो उन लोगों ने वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके, कंप्लीट करके लिखा है, आंसर वही का वही आता है। लेकिन पहले काम करो, अब सिर्फ और सिर्फ 34 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट करो। क्वेश्चन नंबर 34, अब देखो नॉर्मली इस तरह से था, सब इस पे लगने वाली फोर्स में F1 बता रहा हूँ, इसमें लगने वाली फोर्स F2, ओके, F1 और F2। F1 इसको लिखा मैंने, समझे, F2 लिखा, क्लियर? और F1 F2 लिखने के बाद अब सपोज कॉइल टर्न होती है, ओके। एक चीज और, कॉइल जो है उसकी एरिया वेक्टर, क्योंकि हमको इक्वेशन क्या मिला, टॉर्क इक्वल टू M क्रॉस B, M मतलब I इंटू A और B के बीच के एंगल थी A और B, तो B की डायरेक्शन इस तरह से होती है, तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर बाहर, सपोज एक रेक्टेंगल कॉइल है, B इस डायरेक्शन में है और A इस डायरेक्शन, तो 90 डिग्री होगा, B और A के बीच में क्या होगा, 90, मतलब टॉर्क क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। जैसे कॉइल टर्न होती है, तो कॉइल टर्न हो जाएगी, तो उन लोगों ने लिख के दी थी, जब कॉइल टर्न होती है तो ये इस तरह की कॉइल आ जाएगी, चलो कॉइल टर्न होने के बाद इस तरह से होता है। तो उन लोगों ने बताया कि एरिया वेक्टर एरिया वेक्टर जो रहेगा, ओके, जिसके लिए M के लिए ये M, ये परपेंडिकुलर होगा, मतलब M लिखेंगे, B की डायरेक्शन उन लोगों ने इस तरह से लिख के दी है, पैरेलल टू कॉइल, ये कॉइल से इससे B का रहेगा, ये M। एंगल कितना बनता है, ठीक, लिखा थीटा, एंगल कितना बनेगा, थीटा, ये 90, ये भी 90, ओके। अब डायग्राम चेक करो, जिससे आपको पता चलेगा कि ये एंगल और उन लोगों ने जो लिखा हुआ एंगल, इसमें कहाँ का चेंज है वो पता चलना चाहिए। कौन सा बता रहा हूँ, 35 नंबर,
हाँ मेन वो है 35 में। अब टॉर्क की फॉर्मूला उसने लिखी F1 E/2 sin थीटा। चल F1 तो ये हुआ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे भी नहीं दिया, लेकिन ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, तो उसने लिखा A/2 sin थीटा। A/2 क्यों लिखा? ये डिस्टेंस A/2 है, ये भी डिस्टेंस A/2 है, ओके। लेकिन जब ये कॉइल टर्न हो जाएगी तो A/2 यहाँ आ जाएगा, और जब A/2 वहां आएगा तो कंपोनेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। कंपोनेंट, तो कंपोनेंट के लिए उसने लिखा, ये मेरे ख्याल से डायग्राम में ये गलत थीटा ड्रॉ करके दिया है। क्यों? पहले इनिशियली कॉइल ऐसे थी, जैसे टर्न होगी तो यहाँ थीटा होना चाहिए और यहाँ थीटा बनना चाहिए, यहाँ और यहाँ थीटा बनना चाहिए, और तब जाके लिख सकते कि ये सपोज आपको कैलकुलेट करना, ये वाली साइड आपको कैलकुलेट करनी है, तो आप इसको A/2 लिखेंगे, ये भी A/2, ओके। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, हो गया x इक्वल टू A/2 साइन थीटा। ये कॉइल पहले ऐसे थी, जब कॉइल रोटेट हुई तो ये A/2 और ये A/2, ये एंगल थीटा बनना चाहिए, तब वाली ये जो साइड है इसको आप A/2 साइन थीटा लिख सकते हैं, ओके। तो फोर्स इनटू डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, सो F1 इनटू A/2 साइन थीटा प्लस F2 इनटू A/2 साइन थीटा। लेकिन F1 F2 की मैग्नीट्यूड तो इक्वल थी, F1 F2 के लिए मैग्नीट्यूड क्या थी? इक्वल थी। क्या लिखेंगे? IB इंटू B A/2 साइन थीटा, कितनी बार ऐसा लिखेंगे? 2 टाइम्स, 2 कैंसल, तो I AB इंटू B साइन थीटा। क्लियर? तो IAB साइन थीटा, ये क्या होगा? I इंटू A, ये वेक्टर, ये भी वेक्टर, तो ये भी वेक्टर, सो IA क्रॉस B, नंबर ऑफ टर्न्स n, सो NIA क्रॉस स्क्वायर M क्रॉस B, या सेकंड साइन म्यू भी लिख के देती है। हो गया सिमिलर। जब कॉइल टर्न 35 में सिर्फ इतना दिया है, करेक्शन आप डायग्राम में करना, उन लोगों ने थीटा कुछ गलत मेथड से ड्रॉ करके दिया, थीटा यहाँ ड्रॉ करेंगे और थीटा यहाँ ड्रॉ करेंगे। क्लियर? इस टाइप की डायग्राम बना के 35 नंबर, इक्वेशन वही का वही कंप्लीट किया है। 34 था, 34 वहां स्ट्रेट था, जब कॉइल रोटेट होगी तो भी टॉर्क उतना ही रहेगा। इस तरह से उन लोगों ने हमको 35 नंबर बताया। अब एक चीज और, कि दोनों थियरी से कॉमन फॉर्मूला टॉर्क की कौन सी है? दोनों से कॉमन फॉर्मूला ऑफ टॉर्क क्या मिलेगा? टॉर्क इज इक्वल टू M क्रॉस B या म्यू क्रॉस B। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? NIAB साइन थीटा, जब नंबर ऑफ टर्न्स n है तब, नहीं होगा तो IAB, ओके। यूनिट डायमेंशन का फॉर्मूला तो पता चल गई, इसके लिए यूनिट क्या होगी? एम्पियर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन फॉर्मूला M0L2 T0A1। क्लियर हो गया? अब डिफरेंट थीटा के लिए कि जब मैग्नेटिक फील्ड और A दोनों, अभी कॉइल ड्रॉ की थी, ओके, तो कॉइल आपने इस तरह से बनाई थी और यहाँ मैग्नेट थे, तो A देखो कॉइल ऐसे होगी तो A बाहर की ओर, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में और A दिस है, थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा? 90 डिग्री। क्योंकि रेक्टेंगुलर कॉइल जब आप मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से है, ओके, और क्रॉस सेक्शन एरिया वेक्टर बाहर की ओर, दोनों के बीच में थीटा 90, तो टॉर्क इज इक्वल टू NIAB उतना मिलेगा, तो उसको मैक्सिमम टॉर्क बताया जाता है। उसको क्या बताया जाएगा? मैक्सिमम टॉर्क। लेकिन थीटा इक्वल टू 0 या थीटा इज इक्वल टू 180, तो टॉर्क की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये क्वेश्चन उन लोगों ने सेपरेटली आपको लिख के दिया। क्लियर? थीटा की वैल्यू डिफरेंट एंगल पे कितनी होगी, एक चीज, एक पूरा 36 नंबर ऐसे भी लिख के दिया है उन लोगों ने। 36, राइट द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फॉर अ कॉइल, ऐसा यूनिट, डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला एंड एक्सप्लेन द स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम
एन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? जब थीटा इक्वल टू 0, जब थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे? 0। ओके, थीटा इक्वल टू 0 मतलब थीटा 0 मतलब टॉर्क 0, टॉर्क लगेगा ही नहीं, मतलब क्या होगा? स्टेबल हो जाएगा। ओके, और थीटा इज इक्वल टू 180 होगा तो अनस्टेबल होगा। थीटा इक्वल टू 0, ओके, और 180 मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन होना, तभी अनस्टेबल होगा। ये एमसीक्यू में काम में आएगा। है कोई डाउट इसमें? पहले एक काम करो, चलो 35 लेफ्ट करो, 36 नंबर एक बार पढ़ो। 36 नंबर ठीक है। theta equal to 0 then quite unstable equilibrium, then theta is equal to 180 then it is in maximum unstable equilibrium. Clear? एक चीज और, फर्स्ट चैप्टर के अंदर टॉर्क की फॉर्मूला पढ़ी थी। टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ सर। फॉर्मूला क्या थी? P क्रॉस E। P क्रॉस E। अब चेक करो, सभी इक्वेशन सिमिलर है। फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर के इक्वेशंस पता है तो मैग्नेटिक फील्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E, और यहाँ क्या मिला? टॉर्क इज इक्वल टू M क्रॉस B। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, फॉर्मूला इक्वल ही है, इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। ओके, हाँ एक प्रॉब्लम अभी है कि सपोज आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए 2A क्यू लिखा था और यहाँ मैग्नेटिक के लिए NIA आ रहा है, लेकिन NIA फॉर रेक्टेंगुलर कॉइल। अभी हमने बार मैग्नेट नहीं पढ़ा। बार मैग्नेट जब पढ़ेंगे, 5th चैप्टर में बार मैग्नेट की इंफॉर्मेशन है, और बार मैग्नेट की जब डाइपोल मोमेंट लिखेंगे तो इसी तरह से होगी। बार मैग्नेट के लिए जब लिखा जाता है ना, तो MB इज इक्वल टू LP लिखा जाता है। ओके, 2L मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्ज, एंड 2L मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू पोल, नॉर्थ एंड साउथ पोल। इसको क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज, इसको पोल स्ट्रेंथ, मतलब ये भी इक्वल है, ये एक फॉर्मूला भी इक्वली फॉर्मूला है, मतलब कि ज्यादा 5th चैप्टर ज्यादा से ज्यादा कंपैरिजन के लिए दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड में है ऐसा, मैग्नेटिक फील्ड में कौन कौन सी चीज कंपेयर कर सकते हैं हम। ओके, तो सबसे पहले तो यहाँ से स्टार्ट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क की फॉर्मूला P क्रॉस E, और मैग्नेटिक फील्ड में टॉर्क की फॉर्मूला M क्रॉस B करके लिखी जाती है। क्लियर? अब एक चीज और है कि जब हमने डिफरेंट वो क्या डिफरेंट मैग्नेटिक जो इंस्ट्रूमेंट के लिए नहीं फॉर्मूला बनाई थी, तो रिंग के लिए फॉर्मूला लिखी थी B इज इक्वल टू म्यू 0 I R स्क्वायर अपॉन 2 x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इज टू 3/2। सिंगल टर्न के लिए ऐसी एक फॉर्मूला लिखी थी, सपोज पता हो तो। क्लियर? सपोज x इज ग्रेटर देन R के लिए लिखा है तो किसके लिए था? रिंग के लिए। x इज ग्रेटर देन R, फॉर्मूला क्या थी? B इज इक्वल टू म्यू 0 I। ओके चलो, x इज ग्रेटर देन R, तो ये तो 0 हो गया, ये क्या हो गया? 0 हो गया, तो मतलब 2x क्यूब इस तरह से मिलेगा, 2x क्यूब। अब सपोज मैं इसको टू पाई से मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ भी 2 पाई से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 पाई से डिवाइड करेंगे। देखो म्यू 0 2I पाई R स्क्वायर, देखो म्यू 0 आ गया, 2I आ गया, पाई R स्क्वायर अपॉन 4 पाई x क्यूब, 4 पाई x क्यूब। अब चेक करो, म्यू 0 या 2 म्यू 0 I पाई R स्क्वायर मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ रिंग 4 पाई x क्यूब। I इंटू ए आज ही लिखा था, नंबर ऑफ टर्न्स 1 होगा तो इसको क्या लिखेंगे? M। सो नाउ B इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई, 2 अंदर ले जाओ,
2m अपन x क्यूब, ये आपको मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मूला मिलेगी ऑन एक्सिस। एक्सिस के लिए मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मूला लिखनी है, चलो वेक्टर फॉर्मेट में लिखा तो भी लिख सकते हैं कि μ0/4π 2m/x³। ये किसके लिए लिखा मैंने? एक्सिस की मैग्नेटिक फील्ड लिखी। अब फर्स्ट चैप्टर चेक करो, फर्स्ट चैप्टर के अंदर डायपोल हमने z एक्सिस पे रखा था और z एक्सिस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला लिखी थी, पता है ऐसा कुछ? डायपोल हमने z एक्सिस पे रखा था और z एक्सिस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला बहुत साल हो गए, अब क्या ऐसी कोई फॉर्मूला थी? E on axis 2kp upon r3। ओके, k क्या था? 1/4πε0 इंटू 2p/r3। अब कंपेयर करो, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये कंपेरिजन, ये मैग्नेटिक फील्ड की कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड की कांस्टेंट, 2 इंटू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, 2 इंटू इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ डिस्टेंस। इक्वल फॉर्मूला है, मिल गया। सिमिलर है कि जो मैग्नेटिक फील्ड में एक्सिस की फॉर्मूला वही इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सिस की फॉर्मूला थी। इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला पता है तो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मूला खुद लिख सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर की फॉर्मूला याद होती तो पता चल जाता कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, ये 2p मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट मतलब ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ये डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस। क्लियर? तो कंपैरिजन तो बहुत सारी है कि जिसमें इस तरह की फॉर्मूलाज हम लिख सकते हैं। मेरे ख्याल से चेक करो 37 नंबर दर्पण में क्वेश्चन लिखा है, यही है 37 नंबर क्वेश्चन दर्पण में यही लिख के दिया है। फटाफट स्कैन करो। थर्टी 37 नंबर आपने 36 पढ़ लिया होगा। 37 find the magnetic field due to the current carrying loop as a magnetic dipole moment on its axis, on its axis। तो लास्ट इंफॉर्मेशन दे दूं, मतलब आज का टॉपिक खत्म। आज का टॉपिक खत्म हो जाएगा। ओके, ये दोनों जो मतलब कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट। अब दोनों कांस्टेंट को कंपेयर करेंगे तो μ0/4π 1/4πε0 क्या हो सकता है? μ0 = 1/ε0। ओके, तो ये भी एक चीज याद रखने वाली है, μ0 into ε0 is equal to 1। μ0 into ε0 is equal to 1। ओके, चलो जैसे आपने एक्सिस लिखी, इक्वेटर की फॉर्मूला क्या थी फर्स्ट चैप्टर में? इक्वेटर की फॉर्मूला फर्स्ट चैप्टर में इक्वेटर की फॉर्मूला क्या थी? फर्स्ट चैप्टर में ऐसा लिखा था, ये जब फॉर्मूला लिखे थे एक्स इज ग्रेटर देन ए करके लिखा था। सपोज आपको -kp/r³। क्या? -kp/r³। माइनस तो साइन सिर्फ एक मिनट, माइनस साइन तो ओनली फॉर किसके लिए थी? वो डायरेक्शन के लिए। ओके, मैग्नेटिक फील्ड में माइनस में लिखे थे, चलिए चलो -kp/r³ मतलब -1/4πε0 वेक्टर p/r³। ओके, सिमिलरली फॉर मैग्नेटिक फील्ड क्या लिख सकते हैं? कुछ लिखने की डायरेक्ट ही बता दो। चलो
माइनस लिखने की जरूरत है, इस कांस्टेंट को क्या लिखेंगे, म्यू 0 अपॉन 4 पाई 4 pi. m अपन क्या लिखेंगे आर क्यूब। तो एक सिंपल चीज हो गई कि सपोज एक्सेस की फॉर्मूला है तो 2m अपॉन एक्स क्यूब, मतलब यहाँ 2m याद रखना है, एक्सेस के लिए 2m और इक्वेटर के लिए ओनली m। देखो बाकी सब कांस्टेंट, म्यू 0 अपॉन 4 पाई एक्स क्यूब, म्यू 0 अपॉन 4 पाई आर क्यूब की गया एक्स क्यूब, जो भी लिखना है, डिस्टेंस तो चलेगा। तो एक्सेस की फॉर्मूला के लिए 2m, इक्वेटर की फॉर्मूला के लिए m। एक्सेस की फॉर्मूला क्या होती है 2m और इक्वेटर के लिए क्या होगा m। ये सब लिखने की जरूरत, सिर्फ याद रखना है। लिखना क्या है लिस्ट बता दूं मैं आपको। ओके सबसे पहले हमने 31 से स्टार्ट किया, 31 32 34 35 34 35 एंड 37। चलो 31 32 34 35 एंड 37 इतना कंप्लीट कर देना। एक सिंगल टॉपिक अब बचा है, सिंगल टॉपिक, इस चैप्टर की थ्योरी खत्म हो जाएगी। क्लियर? ओके मीटिंग एंड करेंगे।